नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। तो साथियों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था साथियों, भारत का उत्तरी मैदान यानी ग्रेट प्लेन्स प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। और मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी कि मैं आने वाली क्लास में क्या कराऊंगा, भारत की सर्वोच्च चोटियां, और दूसरा कराऊंगा साथियों आपको पासेस यानी दर्रे। तो आपने एक बार इन चीजों को पढ़ लिया हो, क्योंकि भारत की सर्वोच्च चोटियों के बारे में तो हमें हल्का फुल्का डाउट होता है, लेकिन हमें पासेस याद करने में बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे कहा था कि आप सभी लोग क्या आएंगे, पढ़कर आएंगे थोड़ा सा। तो साथियों चलिए करते हैं आज की क्लास को यहीं से शुरू। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी में, भारत की सर्वोच्च चोटियां। जहां पर भारत की सर्वोच्च चोटी आती है तो वहां पर माउंट एवरेस्ट आपकी नहीं आती, क्योंकि वो पड़ती है नेपाल में। तो भारत की सर्वोच्च चोटियां, तो एक तरफ पढ़ेंगे, यहां पर आप बनाएंगे 4 कॉलम। एक तरफ लिखेंगे साथियों श्रेणी, दूसरी तरफ लिखेंगे इसी श्रेणी में पड़ने वाला सर्वोच्च शिखर, एक तरफ बनाएंगे ऊंचाई जो आपकी हाइट होती है, और एक कॉलम बनाएंगे साथियों राज्य, यानी ये जो भारत की सर्वोच्च चोटियां हैं किन किन राज्यों में पड़ती हैं। तो हम चलेंगे उत्तर भारत से और भारत के सबसे उत्तरी भाग से। तो चलिए चलते हैं। देखो यहां पर सबसे पहली श्रेणी कौन सी आती है साथियों, वो आती है साथियों काराकोरम। तो सबसे पहली से आती है काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में जो सर्वोच्च चोटी पड़ती है वो पड़ती है साथियों केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो ऊंचाई है साथियों वो कितनी है, 8611 मीटर। और ये पड़ती है साथियों किसमें, पीओके में। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि पीओके समझ में नहीं आया। तो पीओके क्या है साथियों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है वो कौन सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो हमने पहली सर्वोच्च चोटी बढ़ी, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, काराकोरम, केटू गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर पीओके। भारत कहता है कि पीओके किसका है, हमारा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कहता है, पीओके हमारा है। तो वर्तमान में यह कैसा क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों भारत की, वो है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा किस में पड़ती है साथियों, श्रेणी में हिमालय की कौन सी पड़ती है, वो असम हिमालय। कौन सी, असम हिमालय। तो असम हिमालय की साथियों जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है साथी, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और साथियों इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 8,598 मीटर। ठीक, और ये कहां पर पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। तो साथियों ये कहां पर पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। ठीक है, सिक्किम जो था हमारे जो भारतीय गणराज्य में 1975 में शामिल हुआ था, सिक्किम है ना। पहले ये चंगोल वंश के शासक के अधीन हुआ करता था। इसके बाद 1974 में इसे संयुक्त राज्य का दर्जा मिलता है, और 1975 में भारत में ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। तो हमने दो चोटी जानी, कौन सी, असम हिमालय की चोटी जो कौन सी है, कंचनजंगा 85-98 मीटर के साथ ये हो जाती है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो कैसी है ये, तो साथियों कौन सी है, विवादित है। कौन सी, केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो क्लियर हो जाती है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है साथियों कंचनजंगा। आगे बात करेंगे तीसरी चोटी की, तो वो कौन सी हो जाती है साथियों, गढ़वाल हिमालय की चोटी नंदा देवी। तो तीसरी कौन सी हो जाती है, गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो है साथियों नंदा देवी। इसकी जो हाइट हो जाती है साथियों वो 7,756 मीटर हो जाती है। तो कितनी हो जाती है, 7,756 मीटर। और ये भारत के किस राज्य में पड़ती है, तो साथियों ये पड़ती है उत्तराखंड में। तो कहां पर पड़ती है ये,
उत्तराखंड में। उत्तराखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? चार धाम के लिए प्रसिद्ध है। चार धामों में से दो धाम कौन सा? बद्रीनाथ और गंगोत्री यहीं पर पड़ते हैं। और दूसरा ये प्रसिद्ध फूलों की घाटी के लिए। आपके आने वाले सवालों में गोल्डन पॉइंट में सवाल आता है कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, तो वो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो इस इन्हीं बातों को नोट करने वाली होती हैं जो बीच बीच में किसी के मुंह से निकलती हैं, तो ये बातें अक्सर पेपर में आती है। ठीक है, तो गढ़वाल हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी 7,756 मीटर के साथ। और कहां पर पड़ती है साथियों? उत्तराखंड में। अगली चोटी की बात करेंगे साथियों। अगली चोटी कौन सी हो जाती है? तो साथियों अगली चोटी हो जाती है नीलगिरी पर्वतमाला की डोडा बेटा। तो कौन सी? नीलगिरी पर्वतमाला की डोडा बेटा। नीलगिरी कौन सी है साथियों चोटी? डोडा बेटा। इसकी जो साथियों हाइट हो जाती है वो 2637 मीटर हो जाती है। अब देखो ये जो चोटी पड़ती है ये कहां पर पड़ती है? तो ये चोटी पड़ती है साथियों तमिलनाडु में। लेकिन कुछ लोगों को डाउट होगा कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है वो केरल, तमिलनाडु और कहां पर पड़ती है? कर्नाटक की सीमा पर पड़ती है, जहां पर पश्चिमी घाट और ये जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं एक गांठ के रूप में मिलती हैं। तो ये यहां पर पर्वतमाला कौन सी होती है साथियों? ये पर्वतमाला होती है नीलगिरी। ये कौन सी हो गई? वेस्ट पार्ट हो गया और ये ईस्ट पार्ट हो गया भारत का। तो जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियां मिलती हैं एक गांठ के रूप में, उस पर्वतमाला को क्या कहते हैं साथियों? उस पर्वतमाला को कहते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। और ये जो चोटी है ये कहां पर पड़ती है? तमिलनाडु में। लेकिन जबकि जो नीलगिरी पूरी पर्वतमाला है वो कहां पर पड़ती है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए आगे चलते हैं। अगली पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चोटी, और वो किस पर्वतमाला पर है? अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों? वो है अनाईमुड़ी। तो कौन सी है साथी? अनाईमुड़ी। इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी इससे किससे ज्यादा हो जाती है? डोडा बेटा से। तो कितनी हो जाती है? 2697 मीटर। और ये साथियों कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है साथी केरल में। तो ये चोटी कहां पर पड़ती है? अनाईमुड़ी, ये पड़ती है साथियों केरल में। तो अन्नामलाई पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी। और ये अनाईमुड़ी जो है साथियों ये थोड़ी मात्रा इस पे जा रही है, थोड़ा सा फिर से साफ करके लिखेंगे इसे। ठीक, तो कौन सी है साथियों? अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी। अच्छा यहां पर हम देखेंगे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो पूछी जाती है वो कौन सी चोटी है? तो अनाई मुड़ी क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। असम हिमालय कंचनजंगा क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों? असम हिमालय की कंचनजंगा। लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी, वही दक्षिण भारत की साथी क्या है? सर्वोच्च चोटी। यहां पर हमने भारत की 5 सबसे ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में जाना। काराकोरम श्रृंखला में कौन सी पड़ती है? केटू, गॉडविन, ऑस्टविन। असम हिमालय में कंचनजंगा, गढ़वाल हिमालय में नंदा देवी, और नीलगिरी में डोडा बेटा, और अन्नामलाई में अनाईमुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अन्य भारत की सबसे प्रमुख चोटियां। तो हम डायग्राम तो पहले बना चुके हैं एक सिक्वल से टेबल सा, तो यहां से सीधे लिखेंगे। अब श्रेणी कौन सी हो जाती है साथियों? अगली श्रेणी हो जाती है अरावली। अगली श्रेणी कौन सी है? अरावली। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है साथियों गुरु शिखर। गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? तो लगभग कितनी है? 1722 मीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाती है साथियों? 1722 मीटर। और राज्य की बात करें तो कहां पर पड़ती है साथियों? ये पड़ती है राजस्थान में। तो कहां पड़ती है साथियों? ये पड़ती है राजस्थान में।
राजस्थान का एक जिला है, वो कौन सा जिला है? माउंट आबू। तो माउंट आबू स्थित क्या है? गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की। ये क्या है? पहले एक क्या हुआ था? अवशिष्ट पर्वत हुआ करता था, जो वर्तमान स्थिति में कैसा हो चुका है? पूरी तरह से विखंडित हो चुका है। ये गुजरात, आगे पढ़ाएंगे, ये गुजरात के पालमपुर से होते हुए अजमेर के रास्ते दिल्ली तक जाता है, और दिल्ली की जो रायसीना हिल है उस पर क्या बसा हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है पूरी तरह से। ठीक है, आगे जानेंगे साथियों। अगली जो चोटी है वो है धूपगढ़। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है साथियों? धूपगढ़। और जो इसकी हाइट हो जाती है वो कितनी हो जाती है साथियों? 1350 मीटर। और ये कहां पर पड़ती है साथियों? मध्य प्रदेश में। देखो इसके दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है साथियों नर्मदा भ्रंश घाटी, क्योंकि एक तरफ सतपुड़ा और बीच में से लेकर रहेगी नर्मदा। इसी सतपुड़ा पर्वत पे से एक पठार है अमरकंटक का पठार, आगे बताएंगे। अमरकंटक का पठार, वहां से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक तो सोन वो उत्तर भारत की तरफ चली जाती है, दूसरी है नर्मदा जो कि गुजरात महाराष्ट्र से होते हुए कहां पर गिर जाती है? खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। और खम्मात की खाड़ी किसका पार्ट है साथियों? वो है अरब सागर का पार्ट। अगली चोटी की बात करेंगे, कौन सी है साथियों? सतपुड़ा पर्वतमाला की। ठीक है, अगली चोटी की बात करेंगे साथियों हम उत्तरी अंडमान। पर्वतमाला कौन सी है साथियों? उत्तरी अंडमान। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है साथियों वो है सैंडल पीक। कौन सी है साथियों? सैंडल पीक। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। तो वो वाला सैंडल नहीं है, इसकी चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। तो कितनी ऊंचाई जाती है इसकी? 752 मीटर। और ये कहां पर है? अंडमान में। आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा कि सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप सीधे सीधे बता देंगे कौन सी है? सैंडल पीक। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन पाया जाता है। तो आपके लिए मैं कल के लिए एक सवाल दे रहा हूं कि सबसे छोटा तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको यह बताना है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर पड़ता है। ठीक है, चलते हैं आगे और फिर देखते हैं पूर्वी तट की पहाड़ियां। तो अगली चोटी कौन सी साथियों? पूर्वी तट की पहाड़ियां। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों? पूर्वी तट की पहाड़ियों में एक महत्वपूर्ण है महेंद्रगिरी, एक महत्वपूर्ण चोटी है महेंद्रगिरी। देखो पूर्वी तट की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो जिहंदवाड़ा है, और जब हम पूर्वी तट की पहाड़ियों कराएंगे तो इसको हरा देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। और इसकी हाइट कितनी हो जाती है साथियों? 1501 मीटर। और ये कहां पर पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में आपने सभी पढ़ा होगा, लूसेंट हो स्पीडी हो कोई सी भी बुक हो, सबसे पहले दिया जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को इससे कौन सा राज्य अलग हुआ था? वो हुआ था तेलंगाना। ठीक है, तो पूर्वी तट की पहाड़ियां, और एक हमें पूरी करनी है, एक तो लिखनी पड़ेगी। तो कौन सी लिख लें? यहां पर लिख रहे हैं साथियों नंगा पर्वत। 10 हो जाएंगी। ठीक है, नंगा पर्वत कहां पर पड़ता है साथियों? सॉरी, देखो काराकोरम श्रेणी में ही है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में ही है कौन सा साथियों? आपका नंगा पर्वत। इसकी हाइट हो जाती है साथियों 8126 मीटर। और ये कहां पर पड़ता है साथियों? नंगा पर्वत ये पड़ता है आपका पीओके में। क्योंकि भारत में जो है हिमालय का जो विस्तार बताया जाता है वो नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा वरवा तक बताया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में ये किस पर है?
पीओके में ही है नंगा पर्वत प्रेजेंट लोकेशन। आप कह सकते हैं अगर प्रेजेंट लोकेशन को हम छोड़ दें और अपने हित की बात करें तो ये कहां पर पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आप जो भारत के मैप में देखते हैं वो कैसा देखते हैं, अखंड भारत देखते हैं। उसमें अक्साई चीन वाले पार्ट को छुपाया गया है, नीचे आजाद कश्मीर है उसको भी छुपाया गया है, और उसमें किसका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन आप स्पेशल मैप सर्च करेंगे रियल मैप तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो आज हमने बात की यहां पर भारत की सर्वोच्च चोटियों के बारे में, और इससे जो हम आगे बात करेंगे अभी वो कौन सा होगा, पासेज। तो यहां पर देखेंगे भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, काराकोरम की, केटू गॉडविन ऑस्टविन, फिर कंचनजंगा, नंदा देवी, डोडा बेटा, अनाई मुड़ी। आगे कौन सी पढ़ी थी हमने, गुरु शिखर, धूपगढ़, सैंडल पीक, महेंद्रगिरी और नंगा पर्वत। तो मैप के थ्रू एक बार इनको समझेंगे और फिर चलेंगे अपने आगे आगे आने वाले टॉपिक पर, और वो टॉपिक हमारा कौन सा होगा, पासेज। चलिए, तो जैसा कि हमने कहा था कि हम चीजें किससे किससे काउंट करेंगे, ऊपर से काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलो ठीक। अब हमने सबसे पहले बात की थी ऊपर से भाई, यहां पड़ता है क्या, पीओके पर नंगा पर्वत। तो यहां पर क्या पड़ता है साथियों, नंगा पर्वत। वर्तमान लोकेशन इसकी क्या है, पीओके, लेकिन आप बोल सकते हैं लद्दाख में। ठीक है, जब अखंड भारत का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र किसमें पड़ेगा, लद्दाख में। दूसरी हमने चोटी की बात की थी, वो किसकी की थी, केटू गॉडविन ऑस्टविन। तो यहां पर पड़ती है आपकी केटू गॉडविन ऑस्टविन। तो कौन सी है, केटू गॉडविन ऑस्टविन, जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर है। तो कौन सी है साथियों, मैं सिर्फ लिख रहा हूं केटू। तो केटू मतलब केटू गॉडविन ऑस्टविन। थोड़ी आगे आए तो उत्तराखंड पड़ेगा। उत्तराखंड में कौन सी है, नंदा देवी। उत्तराखंड में कौन सी पड़ती है साथियों, नंदा देवी। यहां से आगे बढ़े तो ये चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा किसमें पड़ती है साथियों, कंचनजंगा पड़ती है सिक्किम में। इधर से थोड़ी आगे बढ़े तो यहां पर बिल्कुल चोटी पड़ती है, वो कौन सी है, नामचा बरवा। तो यहां पर देखा पीओके में दो प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, कौन सी, नंगा पर्वत, दूसरी केटू गॉडविन ऑस्टविन, नंदा देवी, कंचनजंगा और नामचा बरवा। थोड़ा सा देखेंगे कि भारत की जो है साथी सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाती है, कंचनजंगा। ठीक, आगे 8598 मीटर के साथ साथ यहां पर लिख लेंगे सिक्किम पड़ती है कौन सी, 8598 मीटर। आगे हम नीचे की तरफ आए तो गुजरात के पालमपुर से होते हुए और दिल्ली तक जाती है लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला, और भारत की और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में कौन सी आती है, अरावली रेंज। और यहां पर पड़ती है कौन सी, माउंट आबू स्थित गुरु शिखर। तो कौन सी है साथी, गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट कितनी है, 1722 मीटर। तो आपको समझ में आ गया गुरु शिखर। फिर आगे बढ़े थोड़ा सा तो यहां पड़ेगी नर्मदा से पहले पड़ेगी थोड़ा सा नर्मदा भ्रंश घाटी किसके है, इसके उत्तर में है, क्योंकि विंध्यन से निकलती है नर्मदा भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी बहाएंगे किससे हम, सतपुड़ा पर्वतमाला से। ठीक है, तो अमरकंटक का पठार यहां पर है और यहीं से निकलती है ये सतपुड़ा, है ना। तो सतपुड़ा पर्वत के पूर्व से निकलती है, वहां पर है सतपुड़ा की रेंज में अमरकंटक का पठार, वहां से निकलती है नर्मदा नदी और जो कि गिरती है खम्मात की खाड़ी में। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में है नर्मदा भ्रंश घाटी, इसके दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी घाटी है नर्मदा के, सॉरी किसके, ये जो है सतपुड़ा रेंज। अच्छा, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों, वो है धूपगढ़। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़। आगे बात करेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। अब यहां से पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ये तरह से आ गई, तो यहां पे एक ये दिख रहा होगा गांठ के टाइप की दिख रही होगी,
और इधर से क्या आ गई, पूर्वी घाट की पहाड़ी आ गई, तो ये गांठ बनी। और गांठ क्या है, नीलगिरी पर्वतमाला। तो गांठ क्या है, ये नीलगिरी पर्वतमाला। इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में हमने बात की थी, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, 2637 मीटर के आसपास, ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला कहां पर पड़ती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इससे नीचे आएंगे थोड़ा सा तो कौन सा पड़ेगा, ये चोटी है अनाईमुड़ी। इससे नीचे पड़ेगा कार्डमम। अनाईमुड़ी क्या है, 2695 मीटर के साथ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर आएगा पूर्वी घाट की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी, सबसे महत्वपूर्ण चोटी कौन सी है, महेंद्र गिरी, 1501 हाइट के साथ। और यहां पर कौन सा आएगा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथी, सैंडल पीक, 752 मीटर के साथ। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, आप बताएंगे कि कहां पर पड़ता है। तो हमने यहां पर भारत की लगभग सभी चोटियों के बारे में जान लिया। और माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ती है, माउंट एवरेस्ट है ये वाली। थोड़ा सा कलर बदलेंगे, इसे देखेंगे हरे से, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ती है, यहां पर पड़ती है माउंट एवरेस्ट। ये जो तोतई वाला कलर दिख रहा है ये है माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाने जाते हैं। पहली बार इसको फतेह करने वाले व्यक्ति कौन थे, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, जो कि 1953 में चढ़े थे। तो सारे के सारे आपको पर्वत हमने जो सर्वोच्च चोटियां थी भारत की, मैप के थ्रू भी समझा दी, और उस तरीके से सारी वैसे भी बता दी। चलते हैं हम आगे की तरफ। कौन सा, पासेज। साथियों इन्हीं पासेज को हम क्या बोलेंगे, दर्रे बोलेंगे, ठीक है। तो पासेज को क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं दर्रे। अब हम सीधे सीधे हम चलेंगे किससे, लद्दाख वाले क्षेत्र से, क्योंकि लद्दाख वाले क्षेत्र चलेंगे हम, आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ जितने बार पासेज हैं। और नीचे आज जहां तक हमारी कोशिश होगी हम सारे दर्रे, या एक दो रह जाएगा आज की क्लास में तो कल उनको आराम से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हम सिलेबस पूरा करेंगे और टाइम से करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर बात की जाए तो सबसे पहले क्षेत्र आता है लद्दाख वाला। कौन सा साथी, लद्दाख वाला। तो यहां पर देखेंगे लद्दाख में जो सबसे पहली काराकोरम श्रेणी में पड़ता है एक काराकोरम दर्रा। देखो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो कौन सा है, काराकोरम दर्रा। और इसकी जो हाइट है वो समुद्री तल से नहीं है, जहां तक इसका स्थल है, जैसे पहाड़ बीच में से क्या हुआ साथियों, फटा, अब ये क्या बन गई, चोटियां बन गई इस तरीके से। तो जहां से सड़क जा रही है और सड़क से जितनी पहाड़ की ऊंचाई है वो होती है दर्रे की लेंथ। तो ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई है 56 मीटर। इससे ज्यादा ऊंचाई का दर्रा भारत में नहीं है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। और ये कहां पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसकी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो क्या है साथी, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो जाएगा साथी, काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम किसके बारे में, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, जोजिला जोशीला सा लग रहा है थोड़ा सा, और जो जोजिला दर्रा है वो किस में आता है साथियों, जास्कर श्रेणी में पड़ता है। तो हिमालय की एक श्रेणी है, जास्कर श्रेणी में पड़ता है जोजिला दर्रा। तो किस में पड़ता है साथी, जास्कर श्रेणी में पड़ता है जोजिला दर्रा। तो किस में पड़ता है, जास्कर श्रेणी में। तो ये जोजिला दर्रा है साथियों, ये कहां पर पड़ता है, जास्कर श्रेणी में पड़ता है। और साथियों ये जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर तथा लेह को जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है, श्रीनगर तथा लेह को जोड़ता है। और आप सभी को पता है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को क्या आया था, प्रकाश में आया था। और सिर्फ 2 जिले हैं किसमें, इसी में। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि भाई बताइए कि 2 जिले लद्दाख में
कौन कौन से हैं आज बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को प्रकाश में आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस पर, जयंती पर। तो जोजिला दर्रा कहां पर पड़ता है, जास्कर श्रेणी में पड़ता है और यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम बुर्जिल दर्रा। तो कौन सा है साथी, बुर्जिल दर्रा। देखो बुर्जिल दर्रा, अब नाम से पता पड़ रहा है कि बुर्जिल दर्रा तो थोड़ा सा कमजोर होगा ना, कमजोर तो ना है भाई, लेकिन हम याद करेंगे कि थोड़ा सा कैसा होगा, कमजोर होगा। तो ये बुर्जिल दर्रा किस किस के मध्य पड़ता है, तो साथियों ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, किससे, गिलगित से जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है साथियों, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो श्रीनगर तो लगभग यहां पर सभी में आएगा, लेकिन जो बुर्जिल दर्रा है तो कमजोर मान लेंगे, है ना, बुजदिल करके मान लेंगे, और गिलगित को मान लेंगे आप गीला थोड़ा सा। तो इससे कनेक्ट करेंगे तो बुर्जिल दर्रा कैसे श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और गिलगित पड़ता है कहां पर, लद्दाख में। तो चलते हैं आगे, और अगला दर्रा कौन सा हो जाएगा साथियों, हमारा पीर पंजाल। कौन सा दर्रा साथियों, पीर पंजाल। अभी हम किसके कार्य कर रहे हैं, ऊपर वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। पासेज को नहीं पता है साथियों कि हम दो राज्यों में हैं, दो राज्यों में क्रैक करें, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न राज्यों में पाए जाते हैं, हम श्रीनगर में, सॉरी जम्मू कश्मीर में और लद्दाख दोनों में मिला जुला रूप में देखने को मिलता है। आगे कौन सा है साथियों आपका, पीर पांजाल दर्रा। बताया था ना पिछली से पिछली वाली क्लास में, पीर पंजाल किसका नाम है, तो पीर पंजाल किसका नाम है, जो लघु हिमालय या फिर मिडिल हिमालय को पंजाब हिमालय में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। तो सिंधु तथा सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है वो साथियों कौन सा पड़ता है, वो पड़ता है आपका पीर पंजाल क्षेत्र पड़ता है। और पीर पंजाल दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो अपने पॉइंट पर आएंगे तो किसको जोड़ता है, जम्मू तथा कश्मीर को जोड़ता है। देखो एक यहां पर एक जम्मू तथा कश्मीर, पहले जो कश्मीर घाटी हुआ करती थी ये बहुत बड़ी सेंसिटिव हुआ करती थी, लेकिन आज जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से ही निकालकर अलग कर दी है कश्मीर। ये जो रियल वाली कश्मीर है, कश्मीर घाटी, अब ये पड़ती है लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो अब ये कश्मीर का पार्ट नहीं है, जो रियल वाली जो कश्मीर घाटी है अब वो पड़ती है लद्दाख में, लेकिन आज भी इसका बोला जाता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये रियल वाली जो कश्मीर थी पहले कश्मीर घाटी, जहां पर आए दिन दंगे होते थे, अब वो किसके अधीन आ गई है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अधीन। और सभी को पता है कि कश्मीर में तो कभी ना कभी चुनाव होंगे, लेकिन जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर कभी भी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर कोई चुनाव का प्रावधान नहीं रखा गया है। आगे बात करेंगे साथियों, अगला दर्रा बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा साथियों, बनिहाल दर्रे में ही क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है। तो इसी दर्रे में क्या है, पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। तो लिखेंगे बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। बनिहाल दर्रे में क्या है साथियों, जवाहर सुरंग स्थित है। अच्छा ये किन किन को जोड़ता है, सवाल आएगा ना। तो ये किन किन को जोड़ता है, ये जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू से। लगभग हमने यहां पर 5 से 6 दर्रे पड़े हैं, तो सभी सिर्फ काराकोरम को छोड़कर क्या करता है, बाकी सारे दर्रे श्रीनगर को जोड़ते हैं। तो ये किस किस को जोड़ता है साथियों, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और जम्मू की पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिल चुका है, और वो इतनी हल्की और इतनी गर्म क्वालिटी की शॉल होती है कि उसे पहन लोगे ना तो ठंड आपको नहीं लगेगी, लेकिन ठंड ना लगेगी दूसरी तरह से ठंड लगेगी, काफी ज्यादा महंगी होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम
हिमाचल प्रदेश के बारे में। चलिए साथियों, आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रे। तो समझ पा रहे हो ना? वैसे तो ना लगे कि वैसे तुम्हारी महंगाई से ठंड छूट जाएगी। कभी कभी देखा होगा कि जूते से पसंद आए लेकिन रेट देखा तो फिर ना पसंद आए, छोड़ के चले आए। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? बारा लाचा ला दर्रा। बारा लाचा ला दर्रा साथियों क्या क्या करता है? लेह को मंडी से जोड़ता है। अब ये बताने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि लेह पड़ता है लद्दाख में और मंडी कहां पर पड़ता है? तो मंडी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये बारालाचा दर्रा लेह को मंडी से जोड़ता है। और बारालाचा दर्रे के पास से ही कौन सी नदी निकलती है? तो वो निकलती है चेनाब नदी। तो कौन सी नदी निकलती है साथियों? चेनाब नदी। आगे बात करेंगे कौन सा? सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा, तो से पता पड़ रहा होगा कि सिपकिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो साथियों सिपकिला दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। कि सैफ और सिपकिला और सैफ और शिमला। शिमला को किससे जोड़ता है साथी? तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है साथियों? सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में पहला दर्रा कौन सा पढ़ा? बारालाचा दर्रा। ये लेह को किससे जोड़ता है? मंडी से जोड़ता है। और दूसरा सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला जो दर्रा है रोहतांग दर्रा है। देखो रोहतांग दर्रे के बारे में, रोहतांग दर्रा जाने का सपना सबका होता है, उनमें से एक मैं भी हूं। तो रोहतांग दर्रा क्या होता है? बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। और इस रोहतांग दर्रे में जाओ तो कभी भी गर्मी के समय में जाओ, क्योंकि यहां होता है भूस्खलन बहुत ज्यादा। तो जो एडवेंचर वाले लोग जाते हैं ना बिना मौसम वाले, तो वो क्या होता है, वहां पर भूस्खलन हो जाता है और बहुत अधिक लोगों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। उसी लिए इस रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर भी कहते हैं। तो काफी ऊंचा और काफी एडवेंचर भरा है कौन सा आपका ये दर्रा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। साथियों रोहतांग दर्रे को किस नाम जानते हैं? लाशों के ढेर के नाम से जानते हैं। और ये साथी किसको जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है। और साथियों इसी दर्रे से होकर क्या जाते हैं? रेलवे सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो इसी जो दर्रा है इसी में से क्या जाते हैं? रेलवे सड़क मार्ग। और इस दर्रे को क्या बोलते हैं साथियों? लाशों का ढेर। ढेर भी कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड घूमने से अच्छा है कि रोहतांग घूमो। अगर थोड़ा एडवेंचर करना है और ना करना तो सीधे सीधे कुल्लू मनाली घूमकर चले आओ, है ना, कम बजट में, पास भी पड़ेगा। तो यहां पर बारालाचा दर्रा लेह को मंडी से जोड़ता है, सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से, और रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। और यहां से रेलवे प्रमुख सड़क मार्ग गुजरते हैं और लाशों का ढेर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम किसके बारे में? और अच्छा इसके बारे में एक और बात रहेगी साथियों, इस दर्रे को, रोहतांग दर्रे को क्या बोलते हैं? लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। तो हम डिफरेंट कलर में लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों? इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। किसको? रोहतांग
दर्रे को लासो का ढेर भी कहते हैं, मनाली को लेह से जोड़ता है और रेलवे सड़क मार्ग इसी से गुजरते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों? उत्तराखंड, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख और लद्दाख से हिमाचल तक पहुंच गए। अब आगे चलेंगे किसकी तरफ? उत्तराखंड की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं साथियों उत्तराखंड। ऐसे ही घुमा देंगे। उत्तराखंड पहला दर्रा कौन सा हो जाएगा साथियों? नीति दर्रा। नीति दर्रा। देखो, नीति दर्रा हो, ये क्या करता है नीति दर्रा, या फिर लिपुलेख दर्रा हो, इन दोनों पासेस से होकर मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। और मानसरोवर झील कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। मानसरोवर झील से आगे है कैलाश पर्वत, जिस पर भगवान शिव का अस्तित्व होने की बात कही जाती है। तो यह दर्रा किसका मार्ग प्रशस्त करता है? यह दर्रा मानसरोवर यात्रा का मार्ग, थोड़ा साफ लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, यह दर्रा मानसरोवर यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा कौन सा है साथियों? लिपुलेख दर्रा। और साथियों इस दर्रे से भी क्या जाते हैं? मानसरोवर यात्रा के लिए जाते हैं। तो यही बातें आप यहां पर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं कि सेम बात इसके लिए। अगला जो दर्रा है वो सबसे ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण दर्रा है, और उस दर्रे का नाम क्या है साथियों? माना दर्रा। माना दर्रा। माना दर्रा से, माना दर्रा क्या करता है? मोटर वाहन योग्य, मोटर वाहन योग्य सर्वोच्च दर्रा, सॉरी सर्वोच्च नहीं, सर्वोत्तम दर्रा। तो क्या है माना दर्रा? क्या है? मोटर वाहन योग्य सर्वोत्तम दर्रा। अगर देश के दर्रों की बात की जाए तो मोटर वाहन के लिए, गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, बस ट्रक नहीं आते जिसमें मोटरसाइकिल आते हैं, सारी मोटरसाइकिल तो खैर किस में आती है? टू व्हीलर में आती है। तो लाइट मोटर व्हीकल जैसे छोटी गाड़ियां हो गई, है ना, मिनी बस ले लो, या फिर बस डंपर, इसमें नहीं आते, वो आते हैं हैवी मोटर व्हीकल में। ठीक है, मोटर वाहन योग्य सर्वोच्च दर्रा यही है कौन सा? माना दर्रा। तो उत्तराखंड में कितने दर्रे थे? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। मोटर वाहन योग्य सर्वोच्च दर्रा, यह दर्रा मानसरोवर यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों हम अगले दर्रे की बात करेंगे इससे आगे। और हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हमने खत्म कर दिया। उत्तराखंड के बाद बढ़ेगा नेपाल, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हम इससे आगे किसके पास चलेंगे? हम चलेंगे सिक्किम के पास। चलिए चलते हैं सिक्किम के पास। और आपने एक मूवी देखी होगी अधिकांश लोगों ने, पलटन। ठीक, उसमें नाथुला दर्रे का जिक्र किया गया है। तो कौन से दर्रे का? नाथुला दर्रे का। तो सिक्किम। तो कौन सा है साथियों? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। ये दर्रा साथियों कहां पड़ता है? ये नाथुला दर्रा पड़ता है सिक्किम में, है ना। ये साथियों कहां से किस किस के लिए मार्ग देता है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, थोड़ा साफ लगेंगे, दार्जिलिंग, चुंबी घाटी तथा तिब्बत होकर, तिब्बत को लिखेंगे थोड़ा सा, है ना, तिब्बत को
इसी रास्ते से होकर जाते हैं, होकर जाते हैं। अब मैंने लिखवा दिया, थोड़ा सा भाषा का डिफरेंस हो गया है, लेकिन यहां पर बात वही है कि किन किन शहरों को ये नाथुला दर्रा जोड़ता है। तो साथियों दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग कहां पर है, पश्चिम बंगाल। चुंबी घाटी कहां पर है, सिक्किम में। और तिब्बत है, तिब्बत तो अलग ही है जो चीन के अधीन है। तो दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को किस इसी रास्ते से होकर जाते हैं। मतलब इन तीन शहरों को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, नाथुला दर्रा जोड़ेगा दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा तो कौन सा है साथियों, जेलेपला दर्रा। ये जो जेलेपला दर्रा है ये जाता है साथियों कैलीपोंग से लिहालसा तक। तो कहां से कहां तक जाता है, कैलीपोंग से लिहालसा तक। अब साथियों ये जो दर्रा है कौन सा, जेलेपला दर्रा, कहां से कहां तक जाता है, कैलीपोंग से लिहालसा तक। तो कहां से, कैलीपोंग, कैलीपोंग से लिहालसा तक जाता है। अब आपके सामने समझ में आ रही है कैलीपोंग से लिहालसा तक, ठीक है। कैलीपोंग कहां पर है, सिक्किम में। लेकिन ये लिहालसा कहां पर है, तो साथियों ये लिहालसा कहां पर है, तिब्बत में है ये लिहालसा। मैंने बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग जो लगभग 5072 मीटर की ऊंचाई के साथ है, और यह कहां से जाता है, चीन के छिंगाई प्रांत से तिब्बत के लिहालसा तक जाता है। ठीक, तो पहला दर्रा कौन सा हो जाएगा, नाथुला दर्रा, दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है। और दूसरा दर्रा सिक्किम को कौन सा हो जाएगा, जेलेपला दर्रा, कैलीपोंग, लिहालसा तथा, देखो इस दर्रे पर, जेलेपला जो दर्रा है इस पर थोड़ी सी मात्रा कब्जा कर लिया है चीन ने, लेकिन आज भी नाथुले दर्रे पर हम टिके हुए हैं, और ये अब भी थोड़ा सा कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन नाथू के दर्रे पर हम पूरी तरह से काबिज हैं। लेकिन जेलेपला हमसे थोड़ा सा छीन लिया गया है, ये थोड़ी सी दुख की बात है। ठीक है, तो कैलीपोंग से लिहालसा तक जाता है ये वाला दर्रा। ठीक है, आगे चलेंगे हम कहा, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, बोमडीला दर्रा। तो कौन सा राज्य है साथियों, अरुणाचल। एक मूवी थी, ध्यान कर लेना, उसमें बोमडीले दर्रे का जिक्र किया गया है। अरुणाचल प्रदेश। और दर्रा कौन सा है साथियों, बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा। देखो अरुणाचल प्रदेश में घाटी पाई जाती है, तवांग घाटी। यह दर्रा जो है, कौन सा दर्रा, बोमडीला दर्रा, तवांग घाटी को किससे जोड़ता है, सिक्किम को जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है, तवांग घाटी को, किससे, तवांग घाटी को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा। ठीक है, सिक्किम नहीं, सॉरी, तिब्बत से जोड़ता है। तो तिब्बत से, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है ना हाथ से। तो बोमडीला दर्रा तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है, लेकिन क्लियर दिख रहा होगा। तो क्या जोड़ता है, बोमडीला दर्रा तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। आगे देखेंगे यांगपा दर्रा, पहला, और दूसरा है साथियों यांगपा दर्रा। देखो साथियों मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं सारे के सारे आपको जो आपके सिलेबस में सारी चीजें कराऊं, और वो चीजें ना बताऊं जो आपके सिलेबस में ना पूछी जाती है ना। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जितनी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो सारी चीजें मैं कराऊंगा। यांगपा दर्रा, देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसी के पास से भारत में प्रवेश करती है। देखो ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र ऐसी नदी है, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम कैसे हैं कि जब ये तिब्बत में बहती है तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। जब ये यांगपा दर्रे के पास से
ये है थोड़ा सा, है ना। हाँ थोड़ा सा अब दिख रहा है ये ऐसा। तो यांगपा दर्रा। अच्छा, यांगपा दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जब ये तिब्बत में बहती है तो इसे बोलते हैं सांगपो। जैसे ये आगे की तरफ बढ़ी तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करी तो इसका नाम हो गया देहांग। जैसे ही ये अंदर की तरफ बढ़ी तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है साथी, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये क्या करती है, इसमें प्रवेश कर जाती है, किसमें साथियों, बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो जाता है साथियों कौन सा, जमुना। और जैसे ही जमुना किससे मिलती है, जो गंगा प्रवेश करती है किस पर, बांग्लादेश में, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। जब पद्मा तथा जमुना दोनों मिलती हैं तो फिर इनकी संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अगर हम यहां पर देखें तो तिब्बत में क्या कहते हैं, देखो यहां पर देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलेंगे, सांगपो। अरुणाचल में देहांग, अरुणाचल में देहांग। आगे बढ़े असम, तो ब्रह्मपुत्र। थोड़ा सा साइड में होकर लिखूंगा, है ना। असम में घुसे तो ब्रह्मपुत्र। असम के बाद कहां पर आए, बांग्लादेश में, तो इसका नाम क्या हो गया, जमुना। और जब पद्मा प्लस कौन सी मिलती है, जमुना, तो दोनों मिलाकर क्या बनाती हैं, मेघना। तो ये सारी बातें थी। और पद्मा कौन सी, यहां पर गंगा ही है, लेकिन उसे हम किस में, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। ये सारी, है ना, ये ही सारे तो होते हैं गोल्डन पॉइंट। पूछेगा और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो देहांग पता होगा तो टिक करो, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है। आगे चलते हैं हम, किसके, कौन सा दर्रा है, दीफू दर्रा। कौन सा है साथी, तीसरा दर्रा, दीफू दर्रा। यह साथी म्यांमार सीमा पर स्थित है, म्यांमार सीमा पर स्थित है, कौन सा, दीफू दर्रा। अगला जो चौथा दर्रा है वो साथियों कौन सा है, दीफू दर्रा के बाद पांग सांड दर्रा, पांग सांड दर्रा, पांग सांड दर्रा। अच्छा, पांग सांड दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। तो देखो ये जो पांगसांड दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। तो एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, आप सभी को हंसी वाली है थोड़ी सी। एक हमारे मित्र थे, तो मित्र का नाम तो ना लेना चाहूंगा। उनका क्या था कि वो कहते थे हमसे कि भाई हम क्या करेंगे, शरीर बॉडी बनाएंगे, और बॉडी बनाने के बाद छाती पर क्या बनाएंगे, एक सांड बनाएंगे। और जब सांड बनाएंगे तो सांड कैसा बनाएंगे, जैसे आग फेंकता हुआ। तो कुछ लोगों की दिली ख्वाहिश होती है, वो कहते थे कि हम अपनी छाती पर सांड बनाएंगे बॉडी बनाने के बाद जो आग फेंक रहा हो। तो उन्हें कुछ सांड ज्यादा ही पसंद है, आज भी ऐसी ही बात होती है उनसे। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे जब हमने जाने, कौन सा है, पहला बोमडिला दर्रा, तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। यांगपा दर्रा, इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा म्यांमार सीमा पर स्थित है। और पांगसांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। जो कि हिमालय के सारे दर्रे थे वो हमने क्या कर चुके हैं साथी, यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलेंगे हम दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में, ठीक है ना। तो आज हो चुका है आपका टाइम, और हम दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं वो आपके साथ पढ़ेंगे कल। उम्मीद करते हैं कि आपको साथियों यहां पर सभी चीजें आराम से क्लियर हुई होंगी, और ये सारी चीजें आराम से प्यार से पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा मैप के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि इन चीजों को हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो हम अच्छे से समझ में आती हैं। तो साथियों आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।